नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संसद की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका शासन की नीतियों को लागू करती है, जो व्यवस्थापिका है वो सरकार की नीतियां बनाती है। व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं। संसद का कार्य कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद सबसे महत्वपूर्ण रूप से विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। भारतीय संसद के पास भी अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। भारतीय संसद प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से, न्यायिक रूप से, निर्वाचन संबंधी अनेक प्रकार के कार्य करती है। तो भारतीय संसद के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, संसद के पास क्या क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। किसी भी देश की व्यवस्थापिका या संसद के पास सबसे महत्वपूर्ण रूप से विधि निर्माण संबंधी शक्ति होती है। विधि निर्माण संबंधी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संसद के पास भी विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण करता है। संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कुछ शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई है, कुछ शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों के अंतर्गत विधि निर्माण संबंधी शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को प्रदान की गई है, यानी कि केंद्रीय संसद और राज्यों के विधानमंडलों को प्रदान की गई है। संघ सूची पर, जैसे कि मूल संविधान के अंतर्गत 97 विषय थे, उन सब के ऊपर कानून बनाने की जो शक्ति है वो भारतीय संसद के पास ही है। समवर्ती सूची के ऊपर यदि केंद्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार की विवाद की स्थिति है या राज्यों के बीच किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति है, तो समवर्ती सूची के ऊपर भी संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियां भी संसद के पास है। इसके अलावा विभिन्न परिस्थितियों में संसद यानी कि संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ऐसी 5 परिस्थितियां हैं जहां पर जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। मूल संविधान के अंतर्गत 66 विषय राज्य सूची के अंतर्गत है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय है। तो समवर्ती सूची में विवाद की स्थिति में संसद का कानून मान्य होता है। संघ सूची पर तो संसद कानून बनाती है। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो भी संसद के पास है। राज्य सूची के ऊपर भी ऐसी 5 परिस्थितियां हैं, जैसे यदि देश में आपातकाल लागू हो, यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो, यदि राज्यसभा अपने बहुमत के आधार पर किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल किसी विषय पर ये कह दे कि अमुक जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पे भी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते कानून के संबंध में भी लागू करने से संबंधित भी राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। संघ सूची पर तो बनाती है, समवर्ती सूची पर भी बना सकती है। विवाद की स्थिति में अवशिष्ट शक्तियां हैं, लेकिन 5 ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसके अलावा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह तक और ज्यादा प्रभावी रखने के लिए इसके लिए भी संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। संसद स्वीकार करे तभी अध्यादेश जारी रह सकता है। तो कहने का तात्पर्य, विधायी क्षेत्र में संसद को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है, और विधायी क्षेत्र के अंतर्गत जो शक्तियां प्राप्त है उसके अंतर्गत संसद, केंद्रीय संसद बहुत अधिक विधि निर्माण संबंधी अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। दूसरी इसकी शक्ति यदि हम देखें, कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का मतलब ये है कि संसद कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। भारत ने जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है, संसदात्मक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है।
तो कार्यपालिका यानी कि सरकार, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये व्यवस्थापिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद विभिन्न माध्यमों से कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। विभिन्न माध्यमों का मतलब यह है प्रश्नकाल के माध्यम से यानी कि प्रश्न पूछकर, शून्यकाल यानी कि बिना औपचारिकता के प्रश्न उठाकर, शून्यकाल के माध्यम से, अल्पकाल की चर्चा के माध्यम से, आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तावित करके, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, निंदा प्रस्ताव के माध्यम से, इन सब प्रस्तावों के माध्यम से संसद कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, संसद अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, यानी कि कार्यपालिका अपने पद पर तभी रह सकती है जब लोकसभा में उसका बहुमत है। यदि लोकसभा में उसका बहुमत नहीं है तो कार्यपालिका को अपने पद से हटना पड़ता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वो कार्यपालिका को पद से हटा सकती है। इस आधार पर वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कहने का तात्पर्य कि लोकसभा में कार्यपालिका का जो बहुमत है वो कम हो रहा है, ये विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से लोकसभा दर्शा भी देती है। जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं करती है, या सरकार की कोई नीति है उसे स्वीकृत नहीं करती है, कटौती प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लेती है, बजट है उसे स्वीकार नहीं करती है, निंदा प्रस्ताव पास कर देती है। तो इस प्रकार की स्थितियों के माध्यम से ये पता चलता है कि लोकसभा में सरकार का जो बहुमत है वो कम हो रहा है और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न है और सरकार के भविष्य के ऊपर संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इन सभी के माध्यम से कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण, संसद के द्वारा कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। कार्यपालिका की, संसद के पास वित्तीय शक्तियां भी है। भारत में लोकतंत्र को ग्रहण किया गया है और लोकतंत्र को ग्रहण करने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि जनता का जो पैसा है उसके ऊपर जनता के प्रतिनिधियों का ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए सरकार या कार्यपालिका बिना संसद की अनुमति के न तो किसी भी प्रकार के कर की उगाही कर सकती है, न किसी प्रकार का कर लगा सकती है और न ही व्यय कर सकती है। यानी कि धन के ऊपर पूर्ण रूप से संसद का, क्योंकि संसद जनता की प्रतिनिधि संस्था है, लोकसभा जनता की प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए सरकार को किसी भी प्रकार का कर लगाना है, खर्च करना है, व्यय करना है, संशोधन करना है, तो उन सब के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। संसद वित्त पर नियंत्रण दो प्रकार से लगा सकती है। एक तो बजट के पूर्व नियंत्रण, जिसके अंतर्गत अनुदानों की मांगों को स्वीकार करके वो वित्त पर नियंत्रण लगाती है। इसके अलावा संसद के पास अपनी समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। इन समितियों के माध्यम से जो खर्च हो गया है, वो खर्च अनियमित हुआ है, अनावश्यक खर्च हुआ है या उसमें कोई भ्रष्टाचार इत्यादि हुआ है, इन सब समितियों के माध्यम से संसद के द्वारा ये देखा जाता है कि कोई गलत कार्यों में धन खर्च नहीं हो गया हो। इसके अलावा जो बजट होता है, बजट को स्वीकार करके भी संसद कार्यपालिका के ऊपर वित्त का नियंत्रण लगाती है। सैद्धांतिक रूप में यही स्थिति है, व्यवहारिक स्थिति बहुत अलग है। इसके अलावा जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, बजट होता है, उसके अनुरूप जो खर्च हुए हैं, जो पैसा खर्च होने के लिए संसद के द्वारा स्वीकार हो गया और पूरा वर्ष बीत जाने के बाद यदि वो पैसा सरकार के द्वारा खर्च नहीं हुआ है तो उसे वार्षिक अधिशेष कहा जाता है और वो पैसा बिना संसद की अनुमति के फिर खर्च नहीं हो सकता है और जो अधिशेष पैसा रहा है वो भारत की संचित निधि में चला जाता है, जिसके ऊपर भी संसद का अधिकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वित्त के क्षेत्र में संसद पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है। इसके अलावा संवैधानिक शक्तियां,
संवैधानिक शक्तियां भी संसद के पास है। संवैधानिक शक्तियों का तात्पर्य यह है कि संसद संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकती है, कुछ नए प्रावधान जोड़ सकती है और कुछ हटा सकती है। ये सारी शक्तियां भारतीय संसद के पास है। इसके अंतर्गत वो 3 तरीकों के माध्यम से संविधान के अंतर्गत संशोधन करती है। साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन करती है, विशिष्ट बहुमत के माध्यम से, साधारण विशिष्ट बहुमत प्लस राज्यों के विधानमंडलों के आधे से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल है उसकी स्वीकृति के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन की जो शक्ति है भारतीय संसद के पास है, क्योंकि संविधान में संशोधन से संबंधित जो प्रस्ताव है वो न तो भारतीय जनता के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, न ही राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। इसलिए संविधान में प्रस्ताव को प्रस्तावित करने की जो शक्ति है वो संसद के पास ही है। और संसद इन 3 तरीकों के माध्यम से, कुछ में साधारण, कुछ में विशिष्ट और कुछ में विशिष्ट प्लस राज्यों के विधानमंडलों के बहुमत, इनके माध्यम से संविधान में संशोधन करके संवैधानिक शक्तियां अपने पास रखती है। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन में ये बात ध्यान में रखने की है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट घोषित कर दिया है 1973 का जो केशवानंद भारती विवाद था और 1980 का मिनर्वा मिल्स विवाद, इन विवादों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट घोषित कर दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे की एक विस्तृत परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता है, मौलिक अधिकार है, ये कुछ संसदात्मक व्यवस्था है। ये संविधान का मूल ढांचा है, मूल स्वरूप है, जिसमें संसद के द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है, संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करती है। इसी प्रकार संसद को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है। न्यायिक शक्तियों का मतलब ये है कि यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो महाभियोग जो प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा लगाई जा सकती है, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर भी महाभियोग प्रक्रिया लगाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है, यदि वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो। इसके अलावा संसद जो न्यायिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी न्यायालयों के गठन से संबंधित, उसके न्यायालयों की नीति निर्धारित करने से संबंधित नियम बनाने का कार्य भी संसद के द्वारा किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को भी यदि उसके पद से हटाना है तो ये कार्य भी संसद के द्वारा किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को भी अपने पद से हटा सकती है। इसके अलावा जो संसद है वो अपने स्वयं के लोगों की और जो संसद के बाहर के सदस्य हैं, यदि संसद की अवमानना करते हैं तो उसको दंडित करने का कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है। ये न्यायिक शक्तियां हैं। निर्वाचन से संबंधित शक्तियां भी संसद के पास है। जैसे संसद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का एक भाग होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, तो संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के द्वारा ही होता है। इसके अलावा जो राज्यसभा है वो अपने उपसभापति का चुनाव करती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा अपने में से उपसभापति का चुनाव करती है। लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन या जो संसद के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो नियम है वो बनाने का कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए संसद ने 1952 के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम पारित किया था। 1950 के अंतर्गत निर्वाचन अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया था। 1952 के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया था।
तो इसी प्रकार संसद नियम बनाने का कार्य भी, निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने का कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा संसद के पास अन्य शक्तियां भी है। यदि राज्य में आपातकाल लागू करना है तो उसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन के लिए भी संसद की स्वीकृति आवश्यक है। किसी राज्य में यदि विधान परिषद की स्थापना करनी है, यदि कोई राज्य विधान परिषद की स्थापना या उसके विघटन को करना चाहता है, यानी कि राज्यों के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन हो सकते हैं, विधान परिषद की स्थापना करनी है तो उसमें भी संसद के द्वारा ये कार्य किया जाता है। राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नामों में परिवर्तन करना है, या 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना है, एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण करना है, ये सारे कार्य संसद अपने साधारण बहुमत के आधार पर कर सकती है। इसके अलावा संसद के द्वारा जो निर्वाचित क्षेत्र है उसके अंतर्गत न्यायालयों के जो न्याय क्षेत्र है उसको भी नियंत्रित करती है। तो ये कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं। संसद विधायी क्षेत्र, कार्यकारी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, संवैधानिक क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, निर्वाचन संबंधी क्षेत्र, इस प्रकार से एक बहुक्रियात्मक कार्य या बहुक्रियात्मक भूमिका संसद की है। तो भारतीय संसद महत्वपूर्ण कार्य करती है। धन्यवाद।